हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट एंड हाउ ऑफ पीएचडी एडमिशन प्रोसेस। पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी ही इंफॉर्मेशन जो है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हियर यू ऑल कैन सी, यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है और ये फ्लो चार्ट 9 स्टेप्स में, 9 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अब फ्लो चार्ट क्यों बनाया है? देखिए, पहले आप समझिए कि फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपको ये दिखाएगा कि चीज फ्लो कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप चीजें डिवाइडेड कैसे है और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आ रहा है, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के। तो जैसे फर्स्ट है पोटेंशियल programs or research potential programs. Second is eligibility criteria. Ninth is entrance exams. Fourth is application submission. Fifth is interview. Sixth is admission offer. Seventh is registration and enrollment. Eighth is funding and assistantships. Ninth is orientation. हम इन्हीं सारे स्टेप्स को हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। So here is the first point, which is research potential programs. So अभी research potential programs क्या है? So identify universities or institutions that offer PhD programs in your field of interest. Look at their faculty, research areas and infrastructure. हमें इस पॉइंट में क्या करना है या फिर हमें इस स्टेज में क्या करना है, हमें हमारी पसंद के पोटेंशियल प्रोग्राम्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो हमारे रिसर्च इंटरेस्ट एरिया से मैच करते हैं, तो वो हमें चूज करने होंगे। कई बार होता है कि हम पीएचडी रेगुलर करना चाहते हैं, कभी कभार टाइम बैरियर्स की वजह से या फिर जॉब बैरियर्स की वजह से हम पीएचडी डिस्टेंस में करना पसंद करते हैं। तो ये सब आपको बहुत इनिशियली डिसाइड करना होगा कि आपको अपना पीएचडी प्रोग्राम कैसा चाहिए और आप किस तरीके से एनरोल करना चाहते हैं और आपको किस तरीके की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। सेकंड इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबल आप कैसे होते हैं किसी रिसर्च प्रोग्राम के अंदर या पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए? तो आपको देखना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि वहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी का, वो किस तरीके का है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं नेट एग्जाम की, कई कुछ अपना रेट ऑर्गेनाइज कराती हैं। अभी आपने रिसेंटली बहुत न्यूज में सुना होगा कि कई सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके पास सीट्स वेकेंट हैं पीएचडी के लिए, तो वो अपना एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन ले सकें और पीएचडी में एनरोल कर सकें। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एक और चीज है, जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके अंदर आप अगर 4 ईयर प्रोग्राम कर लेते हैं अपने ग्रेजुएशन के अंदर, जैसे लाइक लेट्स से आपने 3 साल का बीए प्रोग्राम करा और 1 साल आपने एडिशनली रिसर्च के लिए कर लिया, तो आप नेट देने के लिए या फिर डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एनईपी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं और उसके अंदर अब 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आपको अपने प्रोग्राम के अंदर 75% मार्क्स लाने जरूरी हैं और आपको अपने सारे असेसमेंट्स एंड सारे एग्जाम्स आपके क्लियर करना जरूरी है। इवन आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है और कोर्स पीएचडी कोर्स वर्क है, ये सब भी आपको अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तब आपको, लेकिन उस कंडीशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा सिर्फ 4 ईयर प्रोग्राम के बाद ही। अगर कोई बच्चा, कोई स्कॉलर इंटरेस्टेड है कि वो डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करना चाहता है और उन्होंने वेरी बिगनिंग ऑफ द लाइक जर्नी उन्होंने सोच लिया है
कि मुझे रिसर्च ही करनी है, तो अगर वो इस माइंडसेट के साथ में चल रहे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। So here is the next slide, and the third point is entrance exams. So many institutions require candidates to clear an entrance exam. Common exams include NEP के अंदर ही, अब आप जैसे पहले क्या होता था कि यूजीसी नेट या यूजीसी जेआरएफ, दो कैटेगरीज के अंदर जो है एग्जाम को डिवाइड किया गया था और उसी के बेसिस पे जो है एडमिशन मिलता था। लेकिन अब उसकी तीन कैटेगरीज बना दी गई हैं, एलिजिबल फॉर पीएचडी, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एलिजिबल फॉर जेआरएफ। तो जो बच्चे भी पीएचडी क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो एक पैरामीटर वहां पे फिक्स हो जाता है कि उनको इजीली एडमिशन मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। उनको नेट क्लियर करना जरूरी नहीं है या फिर उनको जेआरएफ क्लियर करना जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ पीएचडी क्लियर करने पर ही उनको एडमिशन मिल जाएगा। और कई बार यूनिवर्सिटीज अपना रेट ऑर्गेनाइज करती है कि दो आपने नेट क्लियर करा है या फिर आपने पीएचडी क्लियर करा है, लेकिन वो इंटरेस्टेड रहती है अपना खुद का रेट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो ये सब भी आपको कई बार फेस करना पड़ता है कि आपको नेट क्लियर करने के बाद भी या फिर पीएचडी क्लियर करने के बाद भी आपको रेट देना पड़ेगा, लेकिन उसका जो एक लेवल रहता है, आई थिंक वो लगभग सेम रहता है। जैसा आपका नेट का लेवल आता है या फिर पीएचडी का जो लेवल आता है एग्जाम का, वही आपको यूनिवर्सिटी का देखने को मिलेगा रेट का, और कंपैरेटिवली वो इजी होता है। तो आप इस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। नाउ द फोर्थ इज एप्लीकेशन सबमिशन। अब आपने एंट्रेंस एग्जाम्स का देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, प्रोसेस आपको पता चल गया है फर्स्ट स्टेप में पोटेंशियल प्रोग्राम्स का। अब आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन सबमिशन। देखिए, जैसे भी किसी भी एग्जाम के अंदर होता है, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम भी है कि आपको टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट करना है, अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सेम गोज विद द पीएचडी। तो अब इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट इज academic transcripts, second is research proposal, third is CV, फोर्थ इज लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं, ये फोर जो चीजें हैं, ये चार चीजें आपको जमा करानी होती है कि आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कैसी रही है। आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है बेसिकली। सो ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है कि एक छोटा एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पूरा ब्यौरा होता है कि आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है, आपका डिग्री आपने किसके अंदर करी है, आपने लेट्स से आपकी बैचलर्स किसके अंदर है या मास्टर्स किसके अंदर है, आपकी हॉबीज वगैरह जो भी है, इस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करके ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकंड इज रिसर्च प्रपोजल। काफी सारी यूनिवर्सिटीज बिगनिंग में ही, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली, आप जब अप्लाई कर रहे हैं तभी ये रिसर्च प्रपोजल जो है आपसे सबमिट करवा लेती हैं, वो आपसे डिमांड करती हैं रिसर्च प्रपोजल की। थर्ड इज सीवी। वो आपका सीवी देखती है कि वो कितना स्ट्रांग है, आपने कितने इंटर्नशिप्स करे हैं, उसके अंदर आपने कौन कौन से एरियाज को कवर किया है, तो ये भी वो आपसे ले लेते हैं। फोर्थ इज लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपको कहाँ से मिलेंगे, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपको कोई आपके फ्रेंड्स बनाकर नहीं देंगे, वो देंगे आपके एकेडमिशियंस। आपने जहाँ से डिग्रीज करी हैं, आपने अपना बैचलर्स किया है, आपने अपना मास्टर्स किया है, वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, एचओडीज हैं, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ, लाइक वी आर रिकमेंडिंग कि आप इस स्टूडेंट को इसका जो पूरा एक जर्नी रहा है वाइल डूइंग द डिग्री, वो बहुत ही स्मूथ रहा है और इस बच्चे ने काफी इंटरेस्ट शो करा है, इस तरीके का एक लेटर वो बनाकर देते हैं और बच्चे को वो जहां पर वो एडमिशन लेना चाहता है जिस यूनिवर्सिटी में, वो वहां पे सबमिट करना पड़ता है। फिफ्थ इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप उसके अंदर वो एक देख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स जो है, क्या क्या हाईलाइट्स जो है आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ, आफ्टर क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम कैंडिडेट्स मे बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड गॉज योर फिट विद द प्रोग्राम। तो इससे आपको काफी इंटरव्यू जो है, आपका इंटरेस्ट एरिया जानने के लिए
आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने क्लियर हैं अपने विजन्स को लेके, इसके लिए किया जाता है। ये एक कोई आपका पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, ये बस वो जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट आने वाला है या फिर जो स्कॉलर आने वाला है वो कितना डिवोटेड है अपने काम के लिए और उसके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है। सो दैट इज द होल एजेंडा बिहाइंड द इंटरव्यू। सिक्स्थ इज एडमिशन ऑफर। अब आपके सारे जो स्टेप्स हैं, सारी चीजें जो हैं वो पहले हो गए हैं। आपने जैसे इंटरव्यू हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया, एप्लीकेशन सबमिशन हो गया, एवरीथिंग इज डन। So now is admission offer. So successful candidates will receive an admission offer typically after the interview stage. तो जिन बच्चों का भी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उनको एडमिशन ऑफर तुरंत बाद मिल जाता है या फिर आने वाले कुछ दिनों में मिल जाता है। जैसे मेरी बात करें तो मुझे मेरा जो एडमिशन ऑफर था मेरे इंटरव्यू के 2-3 आवर्स के बाद ही मुझे मिल गया था। तो हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग प्रोसेस है, तो सब अलग तरीके से ही डील करती है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको जो है पहले वाले पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नाउ द 7th पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। सो आप एक बार जब ऑफर आपको कंफर्मेशन देंगे, आप कि आप एडमिशन ऑफर जब रिसीव कर लेंगे, आप कंफर्मेशन देंगे कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट जो है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हैं, तो एडमिशन ऑफर आता है तो वो फिर उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं कि आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो गया लेकिन आपने एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई किया था, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा एडमिशन हो गया है या फिर हम एडमिशन में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ये इसलिए भी होता है। 7th is registration and enrollment. So once you accept the offer, you need to complete the registration process, which includes paying fees and submitting any additional required documentation. तो अब जैसे आप एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी की फॉर्मेलिटीज होती हैं कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स रह गए थे वेरिफिकेशन के टाइम, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप अपने ये रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट के टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बहुत छोटा एक एलिमेंट है कि आपके पास अपना कोई, आप मार्कशीट का वेट कर रहे हो, मार्कशीट नहीं आई है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपसे अंडरटेकिंग ले लेती हैं कि वो आप उनको जो है मार्कशीट बाद में सबमिट कर देंगे। तो ये भी होता है, तो आप घबराइएगा नहीं कि अगर आपकी मार्कशीट नहीं मिली है तो आपका एनरोलमेंट या आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो जनरली हो जाता है। 8th इज फंडिंग एंड असिस्टेंटशिप्स। ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जिसमें आपने एडमिशन ले लिया है या फिर आप लेना चाहते हैं, वहां पे फंडिंग एंड असिस्टेंटशिप का जो पैटर्न है, जिस तरीके का उनका लेवल है, ग्रेड लेवल जो पे कर रहे हैं, जिस तरीके से भी उनका एक पैटर्न चल रहा है, जो सिस्टम उनका चल रहा है, आपको वो पता करना चाहिए कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या फंडिंग ऑप्शंस हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स क्या है, फेलोशिप्स कैसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ जेआरएफ क्लियर कर लिया तो ही आपको जो है फेलोशिप्स जो है वो दी जाएगी। या फिर कई बार ऐसा होता है जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं, आफ्टर क्लियरिंग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो खुद यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करा रही है, तो भी क्या आपको जो एक फंडिंग है वो मिल जाती है। थोड़ा अमाउंट कम रहता है लेकिन कुछ तो मिलता ही है, तो देन व्हाई नॉट। तो वो मेरे हिसाब से तो बच्चों को करना चाहिए। लेकिन स्कॉलरशिप्स भी वो इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, यंग रिसर्चर, इस तरह से काफी सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसके अंदर आपको एग्जाम फाइट करना चाहिए और फंडिंग और असिस्टेंटशिप देनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पीएचडी जर्नी के अंदर काफी काम आता है। आपके काफी सारा जो अमाउंट है वो रिम्बर्स हो जाता है या फिर वो कवर हो जाता है, तो वो स्कॉलर्स के लिए एक काफी हेल्पिंग हैंड रहता है उनको उनके पीएचडी जर्नी के अंदर, क्योंकि वाइल डूइंग पीएचडी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। अब तो नए रूल्स भी हैं तो आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं अगर आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप जब कुछ और नहीं कर सकते और आप सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर कुछ मॉनेटेरियल हेल्प हो रही है तो मेरे हिसाब से वो चीज़ तो काफी अच्छी है। और क्योंकि आप रेगुलर अब जा ही रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्योंकि आपको रोज जाना पड़ेगा, अगर आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं तो आपको रोज अपीयर होना पड़ेगा, तो कुछ अगर अमाउंट वहां से आप ले सके ये तो अच्छा ही है। 9th इज ओरिएंटेशन।
अब many institutions have an orientation program for new PhD students to familiarize them with the university's policies, research facilities and academic resources. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों को बिल्कुल ही अटेंड करना चाहिए। उसमें पता चलता है कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं वहाँ पर, वो कैसे उनकी प्रोसेसिंग है, काम कैसे चल रहा है। तो इससे क्या काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आपको कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज मिल जाएंगे ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़ा पीसफुल, क्योंकि हर जगह एजुकेशनल माहौल है, तो वो इजी भी रहता है कि आप अपने घर से ना बैठकर अगर अपने लैब्स के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर काम करेंगे तो आपका काम काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेंस भी रहता है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो आपको लगता है कि जब बाकी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना मेरा काम करूं। तो उससे भी काफ़ी एक आप फर्क पड़ता है आपके पीएचडी के ऊपर। और अगर आप रोज जाते हैं तो आपके जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे भी आपका एक टच रहता है, आपके डिपार्टमेंट से आपका टच रहता है। तो आगे आगे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं काफ़ी सारी, वो खुद ही बच्चों को बताते रहते हैं कि बेटा आप ये कर सकते हैं। या फिर उन मतलब एक टच रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार आपने एनरोल कर लिया और फिर आप जा ही नहीं रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक बार जाके आ जा रहे हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो रादर देन डूइंग दैट, आप जाइए, अच्छे से रिसोर्सेज को जानिए, पूरा उनको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप फीस पे कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिसीज क्या हैं, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो वह काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपकी जर्नी में। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी 3 से 4 साल के अंदर पीएचडी हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमें किसी और से ज़्यादा एक स्कॉलर को, एक कैंडिडेट को ही डिवोटेड रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।